हेलो बच्चों, अब ये समझना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि फैराडे ने जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिए दो नियम दिए। कितना नियम? दो नियम दिए। फर्स्ट लॉ जिसको कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरा फैराडेज सेकंड लॉ। हाँ, तो फैराडे ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि कितना क्वांटिटी में डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर और कितना क्वांटिटी में एनोड में बाहर निकल रहा है कि नहीं, क्वांटिटी के रूप में वो फाइंड किए थे। तो याद रखना है, देख लीजिए। तो फैराडे ने इस तरह से दो लॉ दिए हमारे केमिस्ट्री में। तो याद रखना बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। पहला नियम देखना बहुत इजी लगेगा सुनने में, है कि नहीं? तो सिर्फ थोड़ा समझ लोगे तो जिस तरह से हम लोग सीख लिए थे फिजिक्स में भी फैराडे ने अपना नियम दिए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना रे? आपका ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए भी वहाँ फिजिक्स में भी दिए थे, है कि नहीं? आपका क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ाए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल वही फैराडे है, कोई दूसरा फैराडे नहीं है, माइकल फैराडे ही है। तो उसने यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइसिस के दुनिया में दो नियम दिए थे। पहला नियम तो जिसे कहते हैं फर्स्ट लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत बार एग्जाम में आते रहता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। हाँ देखिए, तो फर्स्ट लॉ में फैराडे ने यह बात बताए कि जानते हो कि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, ये देख लीजिए, ये एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया ना रे? देखिए यहाँ समझना है, अगर इसको तुम इधर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, समझना बात को देख लीजिए। तो फैराडे का यह मानना था कि इस एनोड पर और कैथोड पर जो रिएक्शन होता है कि वो आप जो इस इलेक्ट्रोलाइट से जो चार्ज पास कर रहे हो इसके समानुपाती होता है। हाँ, जितना ज़्यादा करंट जाएगा, जितना ज़्यादा बच्चों चार्ज पास होगा इस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा, उतना ज़्यादा बच्चों केमिकल रिएक्शन होगा एनोड पर और कैथोड पर। हाँ, मतलब उतना ज़्यादा ही इस पर लिबरेट होगा और इस पर डिपॉजिट होगा। हाँ, कि किसके समानुपाती होता है? चार्ज के समानुपाती होते हैं, याद रखना है। हाँ, तो बहुत अच्छा बात बताए। देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, याद रखना है बच्चों, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू फैराडेज, क्या लिख दिए? अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि फैराडे के पहला नियम के अनुसार याद रखना है अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन का जो अमाउंट होता है जो किसी पर भी होता हो, मतलब केमिकल रिएक्शन तो एनोड पर भी हो रहा है और कैथोड पर भी हो रहा है, तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस यही है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है रे बच्चों। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही तो है। हाँ, तो अब इसी बात पर बताए थे कि अब जो एनोड पर जो रिएक्शन होता है एनोडिक रिएक्शन, कैथोड पर जो हो उसे कैथोडिक रिएक्शन कहते हैं। इसका जो अमाउंट होता है, कितना रिएक्शन हुआ, वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है जो इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा पास किया जा रहा है कि नहीं, करंट के द्वारा। देख लीजिए, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, जो किसी भी इलेक्ट्रोड पर होता हो। हाँ, याद रखना है, देख लीजिए, विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, जो किसी भी इलेक्ट्रोड पर होता हो, याद रखना, इज प्रोपोर्शनल टू द, याद रखना है, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट, इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट, देख लीजिए, कि थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब कि वो किसके समानुपाती होता है? चार्ज के समानुपाती होता है। बोलोगे सर फैराडे इतना इजी सब बात बोलते थे? अरे फर्स्ट टाइम था ना बच्चों, फर्स्ट टाइम था। इससे पहले यही इजी वाला बात और कोई साइंटिस्ट नहीं बोले थे।
है कि नहीं, इसीलिए इसको ग्रेट माना गया। जानते हो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी माइकल फाराडे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। पहले लोग ना जानते नहीं थे, बच्चों ये अपना नियम निकाले तो अब बहुत सारा आपका प्रोसेस आ गया कि क्या कर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, या मेटल को कैसे प्यूरिफाई करना है ना रे, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आ गया। तो फाराडे ने एक एक काम किया है ना जो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि नहीं, ट्रेन का चलना, जहाज का चलना। तो समझना है बात को, इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देख लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो चार्ज पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, जिस रेट से चार्ज पास हो उसी को तो करंट कहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा करंट जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा किस पर, कि एनोड और कैथोड पर। याद है यही बात बताए थे, देख लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बस वो इसको बोल दिए फर्स्ट लॉ ऑफ फाराडे, है कि नहीं। अब सेकंड लॉ ऑफ फाराडे में क्या दिए देख लीजिए। अब बताते हैं दूसरा वाला कहानी, सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ में फाराडे ने क्या बात बताई थी, यह बात समझना है। सेकंड लॉ में क्या बात बताए थे देख लीजिए। हाँ तो बच्चों अब जानते हो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस, अब थोड़ा सा अमाउंट पे बात करते, क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहे थे, है कि नहीं। मतलब कि एनोड पर क्या होता है, लिबरेट होता है, बाहर झड़ता है, और कैथोड पर डिपॉजिट होता है कि नहीं। बच्चों वो यह बात बताए कि अब ये जो अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो लिबरेट हो रहा है कैथोड क्या एनोड से, और कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, ऊपर बैठ रहा है, करंट के द्वारा बैठ रहा है। तो ये जो समानुपाती होते हैं ना केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होता है। हाँ इसका मतलब वो डिपेंड करता है मतलब कि क्या कहते हो वो आपने कौन सा मेटल लिया है, उस पर चार्ज कितना है। मतलब जानते हो टोटल वेट को अगर तुम कटायन या अनायन के नंबर से डिवाइड कर दोगे ना वो केमिकल इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, उसी के समानुपाती होता है। कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बात बोल दिए थे हाँ अपने सेकेंड लॉ में, तो बात को समझना है। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू फाराडे सेकेंड लॉ, कि फाराडे का जो दूसरा नियम था बच्चों, फाराडे अरे टू लिख देते हैं, सेकंड लॉ। देख लीजिए सेकंड लॉ में बात किए थे कि जो कि अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो होता है, मतलब केमिकल सब्सटेंस का जो अमाउंट हो रहा है जो कि एनोड पर झड़ रहा है, कैथोड पर बैठ रहा है, इसका जो अमाउंट होता है वेट है ना रे, इसका जो वेट होता है वो किसके समानुपाती होता है, इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती। बोलोगे सर इक्विवेलेंट वेट क्या है, जानते हो कि जितना भी क्या कहते हैं अगर कोई मेटल का जो अमाउंट है उसका जो मोलर वेट होता है ना, मोलर वेट, उस मोलर वेट को उस पर जितना चार्ज हो सकता है उस चार्ज से डिवाइड कर दो। हाँ तो आपको जो वेट निकलेगा ना उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। बोलोगे सर मैग्नीशियम का बोल दीजिए। हाँ तो मैग्नीशियम का बच्चों मोलर वेट कितना होता है, बोलो 24 होता है। देखो होता है ना मैग्नीशियम का 24 होता है। देखिए अब 24 इस मैग्नीशियम पर अगर 2 प्लस आयन रहे, इस 2 से भाग दे दीजिए तो आपका 12 ग्राम जो निकला ना इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। हाँ मतलब उसके टोटल चार्ज से क्या कर देना है, भाग दे देना है। हाँ तो 2 प्लस रहे या कटायन रहे अनायन रहे कुछ भी रहे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ अगर बच्चों वहाँ पर 3 माइनस है तो 3 से भाग दे देना है कि नहीं। तो जो वेट निकलेगा ना उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। इसी पर बहस कर रहे थे फाराडे कि अब हाँ तो और यहाँ वाला जो वेट है ना ये है कि कितना बाहर निकल रहा है, कितना इस पर डिपॉजिट हो रहा है। हाँ मतलब कि यह बाहर निकलना और डिपॉजिट होना, हाँ तो इस मेटल के इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट वेट उतना ज़्यादा ये वाला वेट ज़्यादा होगा। मतलब बाहर निकलने की मात्रा ज़्यादा होगा और इस पर बैठने की मात्रा ज़्यादा होगा। हाँ तो समझ ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है। तो इस पर बहस किए थे किसमें, सेकेंड लॉ में हमारे फाराडे ने। हाँ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बात बताए थे। हाँ समझ देख लीजिए अकॉर्डिंग टू फाराडे सेकेंड लॉ के अनुसार याद रखना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद रखना है। देख लीजिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
देखिए समझना है बात को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है विच इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, विच इज लिबरेटेड, देख लीजिए या तो वो लिबरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और डिपॉजिटेड या तो उसके ऊपर पे बैठ रहा है कि नहीं। अब इसका जो अमाउंट होता है ना इज प्रोपोर्शनल टू, किसके समानुपाती होता है। देखिए अब ये जो डिपॉजिट होगा लिबरेट होगा तो बाय करंट के द्वारा जो हो रहा है, हाँ तो अपने आप तो नहीं ना, अपने आप नहीं होगा, कोई करंट के द्वारा होगा, बाय करंट। तो इज प्रोपोर्शनल टू, यही समानुपाती होते हैं किसके, इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होता है। बात को समझ रहे कि नहीं। अरे ये दोनों वेट में डिफरेंस पता चला कि नहीं। तो यह है केमिकल इक्विवेलेंट वेट। हाँ मतलब मोलर वेट को टोटल चार्ज से भाग दे दोगे तो आपको जो वेट निकलेगा ना उसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। हाँ देखिए, और इसके बाद यह वाला वेट है, तो जैसे हम लोग जानते हैं 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम है कि नहीं, तो यह वाला वेट है W। हाँ बात को समझना है। देख लीजिए कि इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट, देख लीजिए केमिकल इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये बात याद रखना कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हो। हाँ तो आप देख लीजिए तो इस प्रकार से तुम बोल सकते हो W समानुपाती E। हाँ तो W समानुपाती E बोल सकते हो। बोलोगे सर ये वाला ना हमारा जो एनोड है वो अलग मेटल का है और ये वाला अलग मेटल का है। अरे टेंशन नहीं बच्चों, समानुपाती सबके साथ दिखाया जाता है। W1/W2 बराबर E1/E2। हाँ देखिए बोलोगे सर ई के बारे में इधर लिख दीजिए ना कोना में। अरे इक्विवेलेंट वेट को ऐसे दिखाओगे बच्चों, मोलर वेट, जो मोलर वेट होगा ना रे, और बट्टा कर दोगे नंबर ऑफ कटायन या अनायन, नंबर ऑफ, हाँ कटायन या अनायन जो भी रहे ना, अनायन रहे या कटायन रहे, नंबर देखना, नंबर मोबाइल नंबर नहीं, कटायन और अनायन की नंबर देखना है और उससे भाग दे दोगे तो तुम्हारा कौन सा वेट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इसी पर बहस कर रहे थे कौन, फाराडे। बच्चों फाराडे इसी पर बहस कर रहे थे। अच्छा लगा ना सुनने में, ठीक है हम बताते इसके बाद अगला स्लाइड में।